हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस पुस्तक के कृषि एवं खाद्य प्रबंधन के पार्ट 3 को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा इसके नोट्स और साथ ही इसके कुछ प्रश्न। तो आइए चलते हैं आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग है कितना? तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 के अनुसार वर्ष 2011-12 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का राष्ट्रीय जीडीपी में योगदान 14.1% था। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का कुल जीवीए में हिस्सा चालू कीमतों पर वर्ष 2018-19 में 16.1% था तथा वर्ष 2019-20 प्रथम छमाही में 13.9% अनुमानित है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, इस समय भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है। तो ये भी स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 1996 से 97 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 26.19% था तथा वर्ष 1997-98 में कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान 24.47% था। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का कुल जीवीए में हिस्सा चालू कीमतों पर वर्ष 2018-19 में 16.1% तथा वर्ष 2019-20 में 13.9% अनुमानित है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2010-11 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितना रहा है? तो इसका उत्तर है बी, लगभग 15%। अब आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2010 से 11 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान 14.5% था। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार सकल मूल्य वर्धन में इसका अंशदान वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के में क्रमशः 16.1% और 13.9% अनुमानित है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है कितना? तो इसका उत्तर है बी, घट रहा है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि विकास की प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ साथ सकल मूल्य वर्धन में कृषि का योगदान घटता जाता है, जिसे वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है। चालू कीमतों पर क्षेत्रवार हिस्सेदारी, जिसे आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं। अब आइए आगे पढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा था क्या? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात निरंतर कम होता रहा है। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। नियोजन के प्रारंभ में अर्थात वर्ष 1950 से 51 में भारत के सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा 53.1% था, जो समय के साथ क्रमशः कम होते हुए 2006-07 में 17.4%, वर्ष 2010-11 में 14.5%, वर्ष 2011-12 में 14.1% तथा वर्ष 2012-13 में 13.68% रह गया। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में सकल मूल्य वर्धन में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का अंशदान चालू कीमतों पर 16.1% अनुमानित है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, एनएसएसओ के 70वें चक्र द्वारा संचालित कृषि कुटुंबों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो पहला है, राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो ये सही है। वहीं दूसरा है, कृषि के कुल कृषि कुटुंबों में 60% से कुछ अधिक ओबीसी के हैं। तो ये गलत है। और तीसरा है, केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुंबों ने यह सूचना
दी है कि उन्हें अधिकतम आय गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त की है। तो ये भी सही है, अर्थात इसका सही उत्तर 1 और 3 होगा। तो आइए चलते हैं, इसके विस्तार को पढ़ते हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने अपने 70वें दौर में कृषक परिवारों की स्थिति का मूल्यांकन सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतकों को 19 दिसंबर 2014 को जारी किया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के संदर्भ में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक परिवारों की स्थिति की जानकारी हासिल करना था। इस सर्वेक्षण के अनुसार पहला है, उत्तर प्रदेश में अनुमानित 18.05 मिलियन कृषक परिवार थे तथा और यह देश में कृषक परिवारों का 20% था। वहीं दूसरा है, राजस्थान के ग्रामीण परिवारों में सबसे अधिक प्रतिशत कृषक परिवारों का है तथा केरल में ग्रामीण परिवारों में कृषक परिवारों का सबसे कम प्रतिशत था। वहीं तीसरा है, देश में कुल अनुमानित कृषक परिवारों में लगभग 45% अन्य पिछड़ों वर्ग थे। वहीं चौथा है, लगभग 16% कृषक परिवार अनुसूचित जाति के तथा 13% अनुसूचित जनजाति के थे। पांचवा है, कृषक परिवार की आय का मुख्य स्रोत इस बात से निर्धारित होता है कि परिवार के पास कितनी जमीन है। छठा है, केरल को छोड़कर सभी प्रमुख राज्यों में कृषक परिवारों ने अपनी आय का मुख्य स्रोत खेतीबाड़ी गतिविधि बताया। केरल में लगभग 61% कृषक परिवारों ने कृषि को छोड़ दूसरे स्रोतों से अपनी अधिकतम आय की जानकारी दी। और सातवां है, देश में लगभग 52% कृषक परिवार ऋणग्रस्त थे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के 2014 के अनुमानानुसार ग्रामीण परिवार में कृषि में विनियोजित ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत है कितना? तो इसका उत्तर है सी, 57.8%। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के वर्ष 2014 के अनुमानानुसार कृषि वर्ष जुलाई 2012 जून 2013 के दौरान ग्रामीण भारत में अनुमानित कुल 90.2 मिलियन कृषक परिवार थे। यह इसी अवधि के दौरान कुल अनुमानित ग्रामीण परिवारों का लगभग 57.8% था। इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में अनुमानित 18.05 मिलियन कृषक परिवार थे, जो कि देश में कृषक परिवारों को 20% हैं। राजस्थान के ग्रामीण परिवारों में सबसे अधिक कृषक परिवार हैं। इसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा गुजरात कृषक परिवारों का प्रतिशत है। केरल में ग्रामीण परिवारों में कृषक परिवारों का सबसे कम था। देश में कुल अनुमानित कृषक परिवारों में लगभग 45% अन्य पिछड़े वर्गों से, लगभग 16% कृषक परिवार अनुसूचित जाति से और 13% अनुसूचित जनजाति से तथा लगभग 25% अन्य है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर है सी, मध्य प्रदेश। वर्ष 2009 से 10 के आंकड़ों के अनुसार या आधार पर सोयाबीन कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। इस संदर्भ में दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। वर्ष 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार भी मध्य प्रदेश 6.30 मिलियन हेक्टेयर तथा महाराष्ट्र 3.52 मिलियन हेक्टेयर के साथ क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में सोयाबीन उत्पादक शीर्ष 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान, जबकि सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के खरीफ 2019 के आंकड़ों के अनुसार 3 शीर्ष सोयाबीन उत्पादक राज्य हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान। क्षेत्र अनुसार भी इन राज्यों का क्रम निम्न है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर राजस्थान। उत्पादकता के आधार पर 3 शीर्ष राज्य निम्न है, महाराष्ट्र, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, ये प्रश्न काफ़ी पुराना हो चुका है। हाँ, इसके क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ताकि हम लोगों को आगे आने वाले एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वैसे प्रश्नों की तैयारी करने में आसानी हो, इसलिए इसे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन
विश्व में सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर है डी, ऑस्ट्रेलिया। विश्व में कपास के प्रति हेक्टेयर में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2038 किलोग्राम है। इसके पश्चात क्रमशः तुर्की, ब्राज़ील, चीन तथा मेक्सिको का स्थान है। अप्रैल 2019 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 में भी कपास की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया की है। अगला प्रश्न है, देश में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से निम्न राज्यों का अवरोही क्रम है? तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर बिहार। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को देखते हैं। प्रश्न काल में विकल्पगत राज्यों में गेहूं उत्पादन का अवरोही क्रम हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर बिहार था। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश का शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसके बाद क्रमशः पंजाब एवं मध्य प्रदेश का स्थान है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग कितना? तो इसका उत्तर है सी, 14 करोड़ है। कृषि सांख्यिकी 2015 के अनुसार भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल वर्ष 2013 में 13.99 करोड़ हेक्टेयर रहा। अतः निकटतम उत्तर विकल्प सी है। बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्र से तात्पर्य फसलों और बगीचों के साथ बोए गए कुल क्षेत्र से होता है। इसके आकलन के क्रम में एक वर्ष में एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को भी एक ही बार गिना जाता है। कृषि मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र 328.7 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र 140.1 मिलियन हेक्टेयर तथा कुल फसल क्षेत्र 198.4 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि फसल सघनता 142% और शुद्ध बोया गया क्षेत्र कुल फसली क्षेत्र का 43% है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 68.4 मिलियन हेक्टेयर है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन में कृषि वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? तो इसका उत्तर है सी, 2004 से 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही है? तो इसका उत्तर है सी, 2014 से 15। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पहले हम लोग इसके विस्तार को पढ़ लेते हैं। वर्ष 2014-15 के प्रथम एवं द्वितीय संशोधन अनुमानों के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में अस्थिर मूल्यों पर नकारात्मक वृद्धि दर क्रमशः -0.2% तथा -0.3% अनुमानित किया गया था। लेकिन वर्तमान आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार विकल्पगत सभी वर्षों में कृषि क्षेत्र में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। अब अगला प्रश्न है, किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी? तो इसका उत्तर है ए, 2002 से 3। दिए गए विकल्पों में वर्ष 2002 से 3 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक रही। वर्तमान आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2002 से 3 के बाद किसी भी वर्ष में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज नहीं की गई। अगला प्रश्न है, 1997 से 98 में भारतीय कृषि उत्पादन ने ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई है। तो इसका उत्तर है ए, 2.4%। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो इसका उत्तर है ए, तीसरे पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। वर्ष 1961 से 65 के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि दर 1% दर्ज की गई थी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत की औसत फसल गहनता है लगभग? तो इसका उत्तर है बी, 135%। वर्ष 2009-10 के आंकड़ों के आधार पर भारत की औसत फसल गहनता 135.79% है। वर्ष 2012-13 के आंकड़ों के अनुसार फसल गहनता 139% है। कृषि मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार फसल गहनता 142% है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
तो अगला प्रश्न है, कथन ए और कथन आर दिए गए हैं, इसमें आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर ए होगा, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अर्थात कथन ए है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है, और कारण आर है, अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। हरित क्रांति के बाद से भारत में खाद्यान्न उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि हुई है। वर्ष 1950-51 में कुल उत्पादन लगभग 50.8 मिलियन टन था, जो वर्ष 2001-2 में बढ़कर 211.9 मिलियन टन हो गया। इस प्रकार इस अवधि में खाद्यान्न उत्पादन में 4 गुने से अधिक वृद्धि हुई तथा भारत खाद्यान्न में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। वर्ष 2001-2 में भारत द्वारा खाद्यान्न का आयात कुल आयात मूल्य का मात्र 4.5% था। अतः कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की व्याख्या भी करता है। वर्ष 2011-12 के कुल खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2010-11 की तुलना में 6.07% की वृद्धि के साथ 259.32 मिलियन टन के अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में खाद्यान्न उत्पादन 285 मिलियन टन अनुमानित है। अब आई चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्न कथनों से हम क्या समझते हैं। तो आइए कथन पढ़ते हैं। भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है, परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की। तो इसका उत्तर है डी, अर्थात खाद्यान्न स्टॉक प्राप्त है, परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 1960 के दशक में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। इसी के साथ भारत की जनसंख्या में भी तीव्र वृद्धि हुई। पुनः 1990 के दशक में प्रारंभ पूंजीवादी नीति के अनुपालन के कारण संक्रमणशील भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक वृद्धि का लाभ समाज के निम्न वर्गों को प्राप्त नहीं हुआ। इन सब कारकों का सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्धता के बावजूद क्रय शक्ति सामर्थ्य के अति निम्न स्तर के कारण खाद्यान्न समाज के अति कमजोर वर्ग के क्रय शक्ति से बाहर रहा। इसी संदर्भ में कहा जा सकता है कि भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है, किंतु पारिवारिक सुरक्षा अभी तक प्राप्त नहीं कर सका है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, ये प्रश्न काफ़ी पुराना है इसलिए इसे छोड़ देते हैं, हम लोग इसके डायरेक्ट विस्तार को पढ़ते हैं। तो वर्ष 1992 से 93 में खाद्यान्न पर दी जाने वाली कुल सब्सिडी 2,800 करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 1998-99 में बढ़कर 8,700 करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार इस अवधि में खाद्यान्न पर दी जाने वाली सब्सिडी में 3.1% गुना की वृद्धि दर्ज की गई थी। बजट 2020-21 में कुल सब्सिडी इतना करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जिसमें खाद्य सब्सिडी इतना करोड़ रुपया प्लस उर्वरक सब्सिडी इतने, पेट्रोलियम सब्सिडी इतना तथा ब्याज सब्सिडी इतना करोड़ रुपये तथा अन्य सब्सिडी इतना अनुमानित है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो इसका उत्तर है ए, चीन। सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है। चीन के बाद दूसरा स्थान भारत और तीसरा स्थान अमेरिका का है। अब अगला प्रश्न है, 2015 से 16 में भारत में निर्यात प्याज की मात्रा थी लगभग। तो इसका उत्तर है डी, अर्थात 12 लाख टन। तो ऐसे प्रश्न केवल आप लोग ध्यान में रखें। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग इसके जो मुख्य पॉइंट है उसे पढ़ेंगे। वर्ष 2018-19 में भारत द्वारा निर्यातित प्याज की मात्रा इतना मीट्रिक टन है, जिसका मूल्य इतना लाख रुपये है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कॉफ़ी उत्पादक देशों को उसके कॉफ़ी उत्पादक को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दी गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो ये 2016 का है। तो डायरेक्ट हम लोग अभी वर्तमान के परिवेश में क्या स्थिति है उसे देख लेते हैं।
तो वर्तमान में है। वर्ष 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार विकल्प देशों में कॉफ़ी उत्पादन निम्न है। सबसे अधिक ब्राज़ील में, उसके बाद वियतनाम, फिर इंडोनेशिया और फिर कोलंबिया। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर अभी हम लोगों ने पढ़ा, सॉरी यहाँ राज्य पूछा है, वहाँ देश था। तो इसका उत्तर है बी, कर्नाटक। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 2020 फरवरी प्रश्नकाल में भी कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का था। फरवरी 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 में भारतीय राज्यों में कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक के बाद इस संदर्भ में क्रमशः केरल और एवं तमिलनाडु का स्थान आता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस का एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है? तो इसका उत्तर है डी, वनस्पति तेल। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दलहनों में से किसका 2015-16 में सर्वाधिक आयात किया गया था? तो इसका उत्तर है बी, मसूर। प्रश्नकाल में विकल्प में दिए गए दालों में से सर्वाधिक आयात मसूर का किया गया था, जबकि समग्र रूप से सर्वाधिक आयात मटर का किया जाता है। भारत द्वारा आयातित प्रमुख दालें सितंबर 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार निम्न है। यहाँ आप देख सकते हैं 2018-19 में सबसे अधिक मटर लिया गया, फिर सबसे अधिक मटर, फिर मूंग या उड़द, और फिर है अरहर, वहीं उसके बाद है मसूर और फिर लास्ट में चना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर है सी, कच्ची कपास। वर्ष 2010-11 की स्थिति के अनुसार प्रश्नगत कृषि उत्पादों का निर्यात मूल्य इस प्रकार था। कच्ची कपास, चावल, चाय एवं कहवा। वर्तमान स्थिति, आर्थिक समीक्षा वर्ष 2019-20 के अनुसार वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में स्थिति निम्न है। ये आप लोग देख सकते हैं 2018-19 में कॉफ़ी कहवा इतना मिलियन डॉलर है, वहीं चावल, कच्ची कपास और टी एंड मेट आप देख सकते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? तो इसका उत्तर है बी, कच्ची कपास। आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया गया है, प्रश्नकाल में कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु कच्ची कपास थी, जबकि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में दिए गए विकल्पों में चावल का निर्यात सर्वाधिक है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं इसमें सही कौन है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार उत्पन्न करता है। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक किस्मों का एकमात्र उत्पादक देश भारत है। रेशम की ये 5 श्रेणियां इस प्रकार है: मलबेरी, ट्रॉपिकल टसर, ऑक्टसर, ईरी एवं मूंगा। रेशम भारत में चीन का प्रथम एवं भारत का द्वितीय स्थान है। भारत विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है। मलबरी रेशम का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में, जबकि गैर मलबरी रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुतायत से होता है। वर्ष 2002 की FAO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील था। भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। उल्लेखनीय है कि भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। चीनी उद्योग टेक्सटाइल्स उद्योग के बाद भारत का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग है। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प ए होगा। नवीनतम आंकड़ों के आधार पर भी विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील, जबकि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक
भारत है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो इसका उत्तर है ई। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। उपयुक्त विकल्पों में दिए गए सभी उपाय कृषि के उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। भारत में 60 और 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशकों और पाइप संरक्षण तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई। इससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, सहकारी कृषि। 20वें दशक के प्रारंभ में भारत में सहकारी कृषि की दिशा में प्रारंभिक प्रयास आरंभ हुआ। स्वतंत्रता के उपरांत प्रारंभिक वर्षों में सहकारी कृषि को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास किया गया। सहकारी कृषि उत्पादकता में वृद्धि करती है। इस प्रकार सहकारी कृषि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी से, अर्थात ए, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार से, बी, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, और सी है खाद्यान्न आपूर्ति से। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्ष 2001 जनगणना अनुसार भारत की 58.2% श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र से जुड़ी थी। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार देश के कुल कामगारों का लगभग 55% कृषि क्षेत्र से जुड़ा है। अब अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं किस क्षेत्र में? तो इसका उत्तर है ए, कृषि क्षेत्र में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं। प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषक 29%, जबकि कृषि श्रमिक 30.30% है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत के श्रमिक बल में प्राय कितने प्रतिशत अपने जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर हैं? तो इसका उत्तर है बी, 65%। अगला प्रश्न है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी है? तो इसका उत्तर है सी, ज्वार। नकदी फसलें वे फसल होती हैं जिनका उत्पादन वाणिज्यिक उद्देश्य से किया जाता है, न कि उपभोग के उद्देश्य से। उपयुक्त विकल्पों में ज्वार को मोटे खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया जाता है। से सभी नकदी फसलें हैं। आर्थिक समीक्षा भारत सरकार भारत की प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार प्रदर्शित करती है। ए है खाद्यान्न फसलें में चावल, गेहूँ, मक्का, मोटे अनाज और दलहन। वहीं गैर खाद्यान्न फसलों में तिलहन, मूंगफली, रैपसीड, सरसों, रेशेदार में कपास, जूट और मेस्ता। वहीं बागानी फसल में चाय, कॉफ़ी, रबर और अन्य, गन्ना, तंबाकू, आलू। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, काली क्रांति संबंधित है किससे? तो इसका उत्तर है सी, कच्चा तेल उत्पादन से। चाहे तो आप इसे याद कर सकते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से। वहीं ग्रे क्रांति है उर्वरक उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा या प्याज उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। और काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से। अब अगला प्रश्न है, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का प्रमुख उद्देश्य है क्या? तो इसका उत्तर है ए, कृषि निर्यात का संवर्धन। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ? तो इसका उत्तर सी, 1985 में। भारत में फसल बीमा हेतु प्रथम प्रयास 1 अप्रैल 1985 को खरीफ फसल के दौरान किया गया, जब भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात 1999 से 2000। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा अप्रैल 1985 से प्रारंभ व्यापक
फसल बीमा योजना की जगह पर रबी मौसम 1999 से 2000 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, आग, कीट या बीमारियों तथा प्राकृतिक आपदाओं आदि से फसलों की हुई क्षति से कृषकों को संरक्षण प्रदान करना था। वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने इसे प्रतिस्थापित कर दिया है। अब अगला प्रश्न है, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई है। तो इसका उत्तर सी, वर्ष 1999 में। अगला प्रश्न है, किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया? तो इसका उत्तर है बी, 2004 से 5 वर्ष 1999 से 2000 के रबी मौसम से प्रारंभ राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को वर्ष 2004 से 5 के बजट से खरीफ फसलों पर भी लागू किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी कब? तो इसका उत्तर है बी, 1992 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर है बी, अर्थात केवल 2 सही है। अर्थात कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974 से 75 में जल उपयोग दक्षता का विकास के लिए शुरू किया गया था। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम वर्ष 1996 से 97 में ऐसे राज्यों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था जिसकी अधूरी वृहद मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूरी होने के अग्रिम चरणों में थी। केंद्र द्वारा प्रायोजित कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1974-75 में सिंचाई संभाव्यता का दक्ष उपयोग करने के लिए किया गया था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताएं कि इनमें से कौन सही नहीं है। तो इसका उत्तर है ये स्टार मार्क्स है। तो आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 16 अगस्त 2007 से संचालित है जो वित्तीय वर्ष 2007 से 8 के अंतर्गत है, अतः ये सही है। इस हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना में 25,000 करोड़ रुपये व्यय की राशि सुनिश्चित की गई थी, न कि 2500 करोड़ रुपये, अतः बी गलत है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 100% अनुदान के रूप में प्राप्त होंगी, न कि 80%, अतः सी भी गलत है। विकल्प डी सही है। 2 विकल्पों के गलत होने के कारण निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। वर्ष 2015 से 16 से योजना की वित्त पोषण प्रणाली को केंद्र एवं राज्यों के बीच 60:40 कर दिया गया था। केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए वित्त पोषण पद्धति 100% केंद्रीय अनुदान है। नवंबर 2017 में भारत सरकार ने 15,722 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन में 3 वर्ष की अवधि हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पुनरुद्धार हेतु लाभकारी दृष्टिकोण के रूप में जारी रखने हेतु मंजूरी दी। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वित्त व्यवस्था सही है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात 0% राज्य और केंद्र प्रतिशत 100%। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया? तो इसका उत्तर है ई, इनमें से कोई नहीं। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2007 से संचालित है। इस योजना के तहत कृषि संबद्ध क्षेत्रों के अंतर्गत कार्प हॉर्सबेड्री, जिसमें हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, कृषि शोध तथा शिक्षा, कृषि विपणन, खाद्य भंडारण, मृदा तथा जल संरक्षण, कृषि वित्तीय संस्थाएं तथा कृषि कार्यक्रम एवं सहकारी शामिल हैं, अतः इसमें विकल्पगत सभी परीक्षण शामिल होने के कारण इसका उत्तर विकल्प ई होगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था वह था? तो इसका उत्तर है बी, 15। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना हेतु
योजना आयोग द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो इसका उत्तर है बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वर्ष 2005-06 में 10वीं योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास तथा उत्पादन में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का लक्ष्य वर्ष 2011-12 तक देश में बागवानी उत्पादन को 300 मिलियन टन तथा इसके तहत बुआई क्षेत्र को 40 लाख हेक्टेयर करना था। भारत में बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2012 को बागवानी वर्ष भी घोषित किया गया था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात मई 2005 में। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है? तो इसका उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय बागवानी मिशन वर्ष 2005-06 से देश में क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति स्टैटिस्टिकल ईयर बुक 2018 के अनुसार पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों या संघ क्षेत्रों के अलावा सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश NHM में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? तो इसका उत्तर है ए, वित्तीय सहायता प्रदान करना। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, सस्योत्तर व्यवस्था करना तथा मानव संसाधन का विकास करना है। इसमें वित्तीय सहायता प्रदान करने को सम्मिलित नहीं किया गया है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है? तो इसका उत्तर है सी, पेंशन तथा बीमा लाभ को। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना को 1 जुलाई 2001 से प्रारंभ किया गया था। यह योजना जीवन बीमा सुरक्षा, एकमुश्त जीवन लाभ तथा कृषि मजदूरों को पेंशन लाभ उपलब्ध कराती है। अगला प्रश्न है, लघु कृषक विकास योजना आरंभ की गई? तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। लघु कृषक विकास एजेंसी प्रोग्राम वर्ष 1971 से देश के 1818 विकास खंडों में आरंभ की गई थी। यह कार्यक्रम छोटे और सीमांत किसानों के मूल्यांकन एवं अध्ययन के लिए प्रारंभिक तौर पर असम के कामरूप जिले में आरंभ किया गया था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, इसके केवल 2 अनुच्छेद हैं जो कीमत की समस्या और भोजन की पौष्टिकता के स्तर को निर्धारित करता है। तो ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। सरकार ने संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया है कि इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की प्राप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को दायरे में लाने का प्रावधान है। इस प्रकार कुल 67% आबादी को इसके दायरे में लाया जाएगा। अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में कथन सी सत्य नहीं है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, ये प्रश्न काफ़ी पुराना है 2013 का, इसलिए इसे छोड़ देते हैं, डायरेक्ट इसके विश्लेषण को पढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के आच्छादित करने का प्रावधान है। पात्र व्यक्ति चावल,
गेहूं मोटे अनाज क्रमशः 321 रुपये प्रति किलोग्राम के राज्य सहायता प्राप्त मूल्यों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह प्राप्त करने का हकदार है। इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए पौष्टिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार हैं। हकदारी के खाद्यान्नों एवं भोजन की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता प्राप्त करेंगे। राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजनार्थ परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना। तो ये गलत है, बाकी सभी सही है। तो आइए सही उत्तरों को पढ़ते हैं। ए है उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण। वहीं दूसरा है सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन। और तीसरा है फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अक्टूबर 2007 में प्रारंभ किया गया था। मिशन के निम्न उद्देश्य हैं। पहला है देश के अभिज्ञात जिलों में क्षेत्र विस्तार और सतत रीति से उत्पादकता वर्धन के माध्यम से धान, गेहूं और दलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी। वहीं दूसरा है मृदा उत्पादकता और उर्वरता का संरक्षण। खेत के स्तर पर आर्थिक लाभ को बढ़ाना ताकि किसानों में आत्मविश्वास पैदा हो सके। अतः उपयुक्त को ध्यान में रखते हुए विकल्प सी अर्थात साख सुविधाओं को बढ़ाना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य नहीं है। अब अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ है? तो इसका उत्तर है ए, 2007 से 8 की रबी फसल से। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, मोटे अनाज। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2011-12 तक गेहूं, चावल और दलहन का क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया गया था। वर्तमान स्थिति आच्छादित फसलें चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज व वाणिज्यिक फसलें 12वीं योजना के अंत तक 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं, 4 मिलियन टन दलहन और 3 मिलियन टन मोटे अनाज समेत कुल 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित हैं? तो इसका उत्तर है डी, गेहूं, चावल व दालें। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में कौन एक फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, मोटे अनाज। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर है बी, तिलहन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं थी? तो इसका उत्तर है ए, तिलहन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर है ए, तिलहन। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है किससे? तो इसका उत्तर है डी, मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इस क्रांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना 9 सितंबर 2006 को एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है, पीत क्रांति संबंधित उत्पादन से है किससे? तो इसका उत्तर है सी, तिलहन से। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति संबंधित है किससे? तो इसका उत्तर है सी, तोरिया सरसों उत्पादन से। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक है कौन? तो इसका उत्तर है ए, नॉर्मन ई बोरगन। अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरगन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्हें वर्ष 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है कौन? तो इसका उत्तर है पतन नगर। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966 से माना जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का
महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए इसे हरित क्रांति की जन्म स्थली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं था? तो इसका उत्तर है डी, रफ़ी अहमद किदवई। भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन थे, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम भी की भूमिका भी इसमें अत्यंत अहम रही। अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी अर्थात रफ़ी अहमद किदवई को छोड़कर शेष तीनों हरित क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो इसका उत्तर है डी, बीज उर्वरक जल तकनीकी। 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन बीज उर्वरक जल तकनीकी करता है। उच्च पैदावार, विविधता, बीजों, उर्वरक, सिंचाई हेतु पानी, कृषि मशीनरी, कीटनाशकों का प्रयोग, किसानों के कृषि ज्ञान ने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन लाया, जिसे तकनीकी रूप से हरित क्रांति या कृषि क्रांति के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है? तो इसका उत्तर सी, इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार गरीब परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। पीडीएस से जारी खाद्यान्नों पर सरकारी सब्सिडी प्रदान करती है। पीडीएस द्वारा जारी खाद्यान्नों की कीमतें बाजार कीमतों की अपेक्षा कम होती है। अतः यदि सरकार पीडीएस से वितरित अनाजों की कीमत में वृद्धि करती है तो इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि पीडीएस पर दी जाने वाली सब्सिडी पर का भार कम होगा। अब अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नांकित में से है किससे? तो इसका उत्तर है बी, दुग्ध उत्पादन से। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऑपरेशन फ्लड 2 का निम्न में से किससे संबंध है? तो इसका उत्तर है बी, दुग्ध उत्पादन। भारत में वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में दुग्ध व्यवसाय के विकास के लिए वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड नामक अभियान चलाया गया। अब तक ऑपरेशन फ्लड प्रथम, ऑपरेशन फ्लड द्वितीय, ऑपरेशन फ्लड तृतीय, ऑपरेशन फ्लड चतुर्थ पूरे हो चुके हैं। ऑपरेशन फ्लड एक सफल कार्यक्रम सिद्ध हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर प्राप्त कर चुका है। अब अगला प्रश्न है, ये प्रश्न काफ़ी पुराना है इसलिए इसे छोड़ देते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? तो इसका उत्तर है सी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966 में खरीफ फसल से हुआ। इसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के कुछ जिलों में दिखाई दिया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन के लिए। द्वितीय हरित क्रांति शब्द सबसे पहले 18 जुलाई 2005 को भारत अमेरिका संयुक्त व्यक्त के दौरान सुनाई पड़ा था। इस वक्तव्य में प्रधानमंत्री जी ने आशा व्यक्त की थी कि कृषि के क्षेत्र में ज्ञान पहले देश में दूसरी हरित क्रांति की अग्रदूत बनेगी। इस ज्ञान पहल के द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहित कृषि शिक्षा, अनुसंधान, क्षमता निर्माण में मदद करने के लिए दोनों देशों के विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं तथा व्यवसायों को जोड़ने पर बल दिया गया था। अतः स्पष्ट है कि कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश के बजाय ज्ञान पहल पर जोर दिया गया था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो इसका उत्तर है डी, जैविक खेती। अब आइए चलते इसके विस्तार को देखते हैं। जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी उत्पादन प्रणाली है जो मृदा पारिस्थितिक तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य के अनुकूल होती है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर।